नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया है। विधानसभा स्पीकर ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में 27 घंटे की सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि शीत सत्र में 13 विधेयकों पर चर्चा हुई। हमने सत्र में कई बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि इस सत्र में 4 प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि संकल्प पत्र हमारा वचन पत्र है। हमने इस सत्र में अपने संकल्प पत्र के 2 वचनों को पूरा किया है। पट्टेदार किसानों के मालिकाना हक का बिल पास किया गया। वहीं 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने संकल्प पत्र के वादे को पूरा करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन किसी भी मुद्दे का सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया। और इसी के साथ साथ सरकार ने कहा कि डीएपी खाद की कमी नहीं है। यदि खाद की कमी नहीं है तो लाइन लंबी क्यों लग रही है? हरियाणा की आर्थिक स्थिति भी खराब है। 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हरियाणा पर हो चुका है। तो देखिए, आज शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है और ऐसे में देखिए आज भी वार पलटवार का जो दौर था वो भी जारी था और कई मुद्दे भी उठाए गए हैं। संकल्प पत्र के लेकर देखिए अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा है कि अब इसे पूरा किया जाएगा। जनता से जो भी वादे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज उन्होंने किया और इसी के साथ साथ मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता को धन्यवाद किया, हरियाणा वासियों को धन्यवाद दिया है। और उन्होंने कहा है कि तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हरियाणा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार जो है एक ही पार्टी की सत्ता आई है। और ऐसे में देखिए कई तरह के मुद्दे भी उठाए गए। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पट्टेदार किसान हैं, जो इस समस्या से ग्रसित थे लंबे समय से, वो ये चाहते थे कि हम इस जमीन का मालिकाना हक हमें मिले। इस विधानसभा के अंदर ऐसे पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिया गया है, बिल पास किया गया है। दूसरा, एक बहुत बड़ा जो कार्य किया है, जो हमारे HKRN के अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 की तर्ज पर हमने शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग कॉलेज के और पॉलिटेक्निकल के गेस्ट फैकल्टीज जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का कानून भी हमने बनाया है, क्योंकि ये लंबी मांग थी। लगभग 1,20,000 HKRN पार्ट 1 पार्ट 2 के कर्मचारियों को हमने सुरक्षित किया है। और उसी तर्ज के ऊपर हमने एक्सटेंशन लेक्चरर या इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर, पॉलिटेक्निकल गेस्ट फैकल्टी के हमारे सभी श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों को हमने सुरक्षा देने का काम इस बिल के माध्यम से किया है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, लेकिन जो हुआ सेशन, उसमें जो बहुत सारे इश्यूज हमारी तरफ से उठाए गए हमारे साथियों ने पार्टी की तरफ से, तो कोई सी भी उसका सरकार की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। किसी भी मुद्दे को देख लो आप, चाहे आप खाद की बात देख लो, खाद का मुद्दा उठा और सिर्फ ये कह दिया कि भाई खाद अवेलेबल है। सवाल इस बात का था, अवेलेबल था तो क्यों लाइन लगी हुई थी? मैंने पूछा था भाई 12 नवंबर को क्या स्टॉक था? तो अगर 1 लाख टन आपको रखना चाहिए था मीट्रिक टन, तो 53,000 मीट्रिक टन था। तो शॉर्ट कम, तो टाइम इज एसेंस फॉर किसान के लिए टाइम जरूरी है। अब बिजाई हो जाएगी और वो काला उससे खरीदे, ब्लैक में खरीद लेगा तो क्या करेगा खाद का?
क्या खाद वापस करेंगे? मैं आज कह रहा हूं अगर यूरिया की अब डिमांड बढ़ेगी और यूरिया में भी यही हाल होने जा रहा है। इसी प्रकार से नौकरियों के बारे में कहा, वायदा इन्होंने कहा कि भाई हम 2 लाख पक्की नौकरी देंगे इलेक्शन में करके आगे, उसका कोई चर्चा ही नहीं। जो बल्कि एचकेआरएम की नौकरी थी उनके बारे में लेके आए, उनको उनकी सुरक्षा दी है, नौकरी दी है, तो भाई उनको कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही उनको। और क्वालिफाइड बच्चे, मैंने कहा जो लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है कि हरियाणा के 54% से ज्यादा जो हाईली क्वालिफाइड हमारे युवा हैं वो बाहर प्रदेशों में चले गए हैं, जो क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही। तो हरियाणा विधानसभा सत्र के अंतिम दिन देखिए हंगामे का भी असर देखा गया और इसी के साथ साथ देखिए 6 विधेयक पारित करने की बात की जा रही है और इसी के साथ साथ जो है विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसी के साथ उन्होंने हरियाणा वासियों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। तो चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनेलो प्रवक्ता अनुसुरा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रामराजी शर्मा जी आपसे करूंगी। देखिए हरियाणा विधानसभा में चौथे दिन भी कार्रवाई में अब जो है डेंगू को लेकर, रोजगार को लेकर, कई मुद्दों को लेकर जो है सवाल खड़े किए गए। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में हमारी प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन का माननीय मुख्यमंत्री जी ने हार्दिक आभार प्रकट किया है। जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप है, उन्होंने केंद्र में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनाई है, आशीर्वाद दिया है हमारे देश की जनता की भांति हमारे प्रदेश की जनता ने भी, और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री का रूप में, जिनके अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, विदेश में डंका बज रहा है, हमारी धाक जमी है और एक बहुत ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है, जिसका हमारी कई पीढ़ियां खप गई थी, इंतजार था भाई पता नहीं कब हमारी जीतते जी हम राम मंदिर का करेंगे। वो भी हमारा सपना हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। और धारा 370 और 35 से जो हमारे देश में दीमक की तरह खा रही थी, हमारे उसको हटाई है और कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है। यह भी एक हमारे देश की जनता ने सोचने का विषय है देश की जनता के लिए। और रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हुए हैं। और ऐसे ही हरियाणा में भी बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो जन जन के चेहते हैं, क्षत्रिय बिरादरी के मसीहा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। और जैसे मैं पहले भी मैंने बताया था, वो रात के 12-12, 1-1 बजे तक जनता की सेवा में समर्पित हैं। और ऐसे जन सेवक को हमारा प्रधान सेवक तीसरी बार हमारी सरकार लाए, हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन, और दूसरी बार प्रधान सेवक हमारा बनाया है माननीय नायब सिंह सैनी जी को। उनके ऊपर विश्वास प्रकट किया है प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन ने। मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और प्रदेश की जनता का हाथ जोड़कर मैं आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कहते हैं, भाइयों पहले भी आपको बताया भाई, ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूं, और ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है, सब कुछ आपका है, तेरा तो उसको अर्पण क्या लाके मेरा है। मैंने आपका आशीर्वाद की जरूरत है। और जनता ने
भरपूर आशीर्वाद उनको दिया है, दोनों हाथों से उनके सिर पर हाथ रखा आशीर्वाद दिया है। एक बार पुनः आपके चैनल से के माध्यम से मैं उनका देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी उदारता दिखाते हुए ये 1,20,000 जो कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत जो एक तरह से कच्चे कर्मचारी थे, और कच्चे भी नहीं, ये ठेकेदार के अंडर थे। ये कांग्रेस के टाइम में क्या होता था, कांग्रेस अपने चेतों को ठेका देती थी और वो ठेकेदार ये पैसे लेकर भर्ती करता था, ना उनका पीएफ ईएसआई जमा करता था, ना उनको पूरा वेजेस देता था। फिर 2-4 महीने बाद फिर निकाल देता, फिर पैसे लेकर दूसरे भर्ती कर देता। तो इनका एक तरह से बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया किया, ये उदारता दिखाते हुए इनको इनके पक्ष में विधेयक लेकर आए और रिटायरमेंट तक इनको जॉब की गारंटी दी। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और जो लेक्चरर वगैरह भी लगे हुए हैं, जो संविदा के अंतर्गत अन्य जो कर्मचारी हैं, उनको भी रिटायरमेंट तक जॉब की गारंटी दी है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और सबसे जो अहम मुद्दा एससी वर्ग में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कहा था, एससी वर्ग में इनके आरक्षण में वर्गीकरण करके बीएससी समाज को उनका हक देने का काम किया है। इसमें लगभग 36 जातियां आती हैं। इस बात के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि पहले कांग्रेस ने तो इनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। और जिस तरह से कांग्रेस को तो कोई चिंता थी ही नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को इन्होंने जुलाना से चुनाव लड़ाया और वो अब सदन में भी पूरे सदन की कार्रवाई में वो गायब रही। मतलब उन्होंने इतना भी उचित नहीं समझा, वह अपने क्षेत्र की कोई समस्या है, वह अपने जुलाने हल्के की कोई बात है, कोई करनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई मांग करनी है, तो अन्य सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी। तो ये बड़ा मैं समझता हूं हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे प्रदेश की जनता के लिए ये सोचने का विषय है। क्योंकि जनता तो एक बार देख लेती है भावनाओं में भर के और फिर पूरे 5 साल पछताना पड़ता है। तो ये भी बड़ा सोचने का विषय है। और जिस तरह से उन्होंने उदारता दिखाई है और कच्चे कर्मचारियों के लिए ये बिल लाए हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले एक वायदा कराया था, जब इनकी कांग्रेस पार्टी भर्ती रोको गैंग ने लगभग 25,000 के करीब भर्तियां रुकवा दी थी, तो उन्होंने वायदा किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि भाई भगवान की कृपा से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा। जब तक ये हमारे भाई बहनों को, इन बेरोजगार भाई बहनों को नौकरी नहीं मिले, इनका रिजल्ट आउट नहीं होगा, पहले मैं इनको नौकरियां दूंगा, उसके बाद हमारी सरकार पदभार ग्रहण करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, उन्होंने अपना वचन पूरा किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं जनता जनार्दन को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे संकल्प पत्र में जो हमने वायदे करे हैं उनको पूरा करेंगे और जनता हमारे को ऐसे ही आशीर्वाद देती रहेगी। हम जनता की सेवा में लगे रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी और लगभग 20-25 साल हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि हम जनता की सेवा में लीन है, जनता की सेवा करते हैं। और जनहित की सरकार है ये गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है, क्षत्रिय बिरादरी की सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है। और हमारी सरकार का एजेंडा है हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस पैटर्न पर सरकार काम कर रही है और प्रदेश में हो रहे हैं और प्रदेश की जनता
कांग्रेस पार्टी का झूठ का पर्दाफाश हुआ है। जनता ने उनको नकार दिया है और जिस तरह से उन्होंने झूठ बोला था, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे। ठीक है, अनुसुरा जी आपके पास आना चाहूंगी। आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अनुसुरा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बदला ले लिया जी। देखिए, अब जिस तरह से आज सभा सत्र के आखिरी दिन में इन्हीं लोगों की तरफ से भी जो है सवाल उठाया गया। 100-100 गज का जो प्लॉट दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है और सुरक्षा को लेकर भी मुद्दा उठाया गया। हालांकि मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि जितने भी संकल्प जो है लिए गए हैं सभी पूरे किए जाएंगे। क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि देखिए, अब 17 नवंबर को जो है 1 महीना भी पूरा हो गया सरकार बने हुए बीजेपी की। कई बड़ी घोषणाएं भी बीजेपी ने किया, कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए तमाम जो है योजनाएं लेकर आई। जी सोनिया जी, सबसे पहले तो आपको, सभी दर्शकों को और मेरे प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, राम राम। देखिए, विपक्ष के तौर पे जनता की आवाज उठाना तो हमारा काम है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो माननीय विधायक हैं देवीलाल जी के मैं कहूंगी कि नक्शे कदम पे चलने का काम कर रहे हैं और उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली सरकारों ने जो मैं कहूंगी जातीय राजनीति तो करते हैं वो लोग कि हमने दे दिया, हालांकि जो देने वाली होती है वो सरकार होती है और जो प्लॉट्स दिए गए थे वो सरकारों ने दिए थे और पंचायती जमीनों पे, गांव की जमीनों पे वो प्लॉट्स काटे गए थे। लेकिन उसमें सरकार वाहवाही तो लेती है जबकि सरकार का उसमें कोई रोल नहीं रहता। गांव की जमीन गांव के ही लोगों को दी गई थी। लेकिन जहां सरकार का रोल हो सकता है उन कॉलोनियों में, उन बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना, वहां उस मामले में तो सरकार जीरो है। ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की या और बहुत जुमले हैं इनके पास, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाके देखेंगे, क्योंकि हमने तो देखा है वो ज्यादातर जो कॉलोनियां हैं गांव से थोड़ा दूर होती हैं क्योंकि पंचायती जमीन में, शामलाती जमीन में वो कॉलोनियां काटी जाती हैं और ना वहाँ स्कूल पानी की व्यवस्था है। ज्यादातर कॉलोनियों में सड़कें एक बार भी नहीं बनी हैं। जंगलों के बीच में लोगों को रहने को मजबूर कर दिया। एहसान तो कर देते हैं कि हमने प्लॉट दे दिए, लेकिन प्लॉट तो गांव की जमीन थी, गांव वालों ने ही ले ली है। लेकिन वहां पे सरकार का क्या रोल था? सरकार को जो करना चाहिए वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये प्रबंध करने में तो सरकारें विफल रही हैं। पिछली दोनों ही सरकारें, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने ही 10-10 साल राज किया है और भाजपा तो 5 साल के लिए और चुन ली गई है। लेकिन जब बात विकास की आती है तो हालात धरती पे जो है वो चिंताजनक हैं। बरसात के मौसम के अंदर वहाँ रहने वाले लोग, हालांकि बहुत गांव हरियाणा में, मैं आपको एक चीज और यहाँ संज्ञान में लाना चाहूंगी कि बहुत से गांव तो ऐसे हैं जहाँ प्लॉट्स की रजिस्ट्री तो हो चुकी है लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिला है। अभी तक कब्जा नहीं मिला है, जबकि 10-10 साल हो चुके हैं प्लाट आवंटित हुए। तो वो सरकार के संज्ञान में है सब, और इनके जो, मैं नाम तो नहीं लूंगी, इनके मंत्री के हलके में ये काम हुए हैं और मंत्री खुद नहीं लेने देते कब्जा, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये बात करते हैं सबके साथ सबके विकास की, और जब हलके के अंदर पोल खुल जाती है तो हलके बदल लेते हैं कि उनको दूसरे हलके में शिफ्ट कर दो, यहाँ पे एंटी इनकन्वेंसी होगी, दूसरे मतलब नया चेहरा ले आओ और जातिवाद की फिर राजनीति शुरू कर दो। तो ये खेल जो है बड़ा खतरनाक है और पता भाजपा को भी है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। लेकिन वही बात है कि विपक्ष के तौर पे हम तो मुद्दे उठाएंगे और गरीब जनता के मुद्दे उठाना विपक्ष का काम है। और मैं तो कहती हूँ कि बहुत अहम मुद्दा हमारी पार्टी ने उठाने का काम सदन में किया है। ठीक है, दिनेश अग्रवाल जी आप तक पहुंचूंगी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आज विधानसभा सत्र का अंतिम जो था दिन था और ऐसे में देखिए विपक्ष की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए बेरोजगार को लेकर और डेंगू को लेकर, सफाई को लेकर। आपकी जो विधायक
जो है गीता भुक्कल ने सवाल उठाए थे। ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री ने ये साफ कह दिया है कि घर घर पहुंचाया जा रहा है, डेंगू के लिए भी काम किया जा रहा है, पानी कहीं भी इकट्ठा ना हो उसके लिए भी अब हर घर जाकर इस चीज के लिए जायजा लिया जा रहा है। कर्मचारियों की अगर हम बात कर ले तो उनके लिए भी तमाम काम किए गए हैं। रोजगार की बात कर ले तो देखिए 1,20,000 जो है कर्मचारी को पक्का कर दिया गया और उम्र भी 58 साल तक बढ़ाकर कर दिए गए। ऐसे में सवाल क्यों? सपना जी, आर यू सेटिस्फाइड? सर ये हरियाणा वासियों के मैंने आपसे पूछा, आर यू सेटिस्फाइड विद सीएम स्टेटमेंट? जी सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप मुख्यमंत्री के बयान से संतुष्ट हैं? सर मेरे संतुष्ट नहीं रहने से हरियाणा वासियों की जनता की कोई इस डिबेट का फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा? आप बताइए ना, जब इतने सारे काम हो रहे हैं फिर सवाल क्यों? चैनल का काम क्या है? चैनल का काम है सर, हमारा काम है जनता की मुद्दे उठाना, हम उठा रहे हैं और इसी के साथ साथ देखिए मुख्यमंत्री ने भी कई सवाल किए। मैडम जी प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, सत्ता ने अपनी बात कह दी, विपक्ष ने अपनी बात कह दी, आपने दोनों की बात कह दी, निष्कर्ष क्या निकला उसका? सर आप बताइए ना, आप जैसे सवाल मैंने किया है ना, जवाब देंगे ना आप विपक्ष में जवाब आप देंगे सर। सपना जी, मैं ये कह रहा हूँ जो बातें विधानसभा में हुई वहाँ सत्ता भी बोली, विपक्ष भी बोला, वही बात अब चैनल पे होगी, सत्ता भी बोलेगी, विपक्ष भी बोलेगा, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर जाके जो पत्रकारिता का काम है, जो इस बात को जनता तक पहुंचाती है पत्रकारिता कि सत्ता सही बोल रही है या विपक्ष सही बोल रहा है, वो काम तो आपका है। जी हमने जी बिल्कुल हमने देखिए सुनिए सपना जी, सुनिए मेरी बात सुनिए जी। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम 4 लोग बैठे हैं, आप समेत हम 4 लोग हैं। अगर केवल एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करके 1 घंटे के बाद हम अपने अपने घर चले जाएंगे, उससे जनता का भला कहाँ हुआ? बिल्कुल। तो मेरा मतलब ये है कि कम से कम जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट तो आप ही निकालेंगे ना। आप एक चीज बताइए कि क्या किसानों को लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा पूरी रात 3 दिन तक? और उनको अगर सरकार कहती है कि आधार कार्ड दीजिए, आप आधार कार्ड पे आपको 2 बोरी मिलेंगी डीएपी की, उसके बाद आप सदन में कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, और जब हम चैनल पे आते हैं तो आप ये कहती हैं कि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है। दिनेश जी आप क्या कहते हैं? अब दिनेश जी कहेंगे खाद की कमी है, रामराज जी कहेंगे ये झूठ बोलते हैं, इनका काम झूठ बोलने का है, इन्होंने झूठ की फैक्ट्री खोल रखी है। मैं और रामराज जी लड़ते रहेंगे, जनता देखती रहेगी, आप अपना 1 घंटे का शो चला लेंगे, बात खत्म हो गई। जनता को क्या मिला? सर सरकार आपकी भी थी, किसान आत्महत्या उस समय भी कर रहे थे, कह रहा हूं मैं बेरोजगारी उस समय भी थी, महंगाई उस समय भी थी। सर सपना जी मैं ये कह रहा हूं जी, अभी रामराज जी नॉन स्टॉप बोले, हम इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोले। विषय क्या था? और इन्होंने कभी डंकापति, कभी लंकापति, कभी धाक जमी हुई है, विदेशों में ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब ये 2014 में सत्ता में आए थे, आने से पहले ये प्रधानमंत्री जी कहते थे कि देश की ताकत पता चलती है उसके पैसे से, उसकी करेंसी से। अगर देश की करेंसी गिरती है तो देश गिरता है, करेंसी उठती है तो देश उठता है। मैं तो आंख में आंख डाल के बात करूंगा। कितनी आंख में आंख डाल के बात करिए चाइना के साथ। 2013 के अंदर डॉलर कितने रुपए का था और आज कितने रुपए का है? डॉलर की कीमत आज भारतीय रुपए कितने रुपए में आता है डॉलर, और उस समय कितने में था? जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए, अभी जिस अमेरिका के सामने हमारा देश का डंकापति नतमस्तक रहता है, जब उसका राष्ट्रपति चुना गया तो उसी दिन डॉलर हमारे रुपए से महंगा हो गया, सेम डे और हाईएस्ट। मेरा कहना यह है कि पेट्रोल के क्या दाम थे जब ये सत्ता में आए, डीजल के क्या दाम थे, एलपीजी गैस के क्या दाम थे, और आज क्या दाम है? उसके बाद कहते हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। अभी चुनाव से पहले कहते थे HKRN जो है ये पक्की भर्ती है, आज अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि कच्ची भर्ती थी। हमने उसको एक कानून बनाया, गारंटी कानून। गारंटी कानून क्या होता है? पक्का कर दो ना उनको कर दो पक्का।
सर, जनता तो कांग्रेस के राज में भी परेशान थी। मैं ये चाहे महंगाई को लेकर बात कर ले, बेरोजगार को लेकर बात कर ले। मैं आप एक तो इनको रोकिए। देखिए मैं उनको रोकवा दिया है, आप टीवी बताइए। रामराजू शर्मा जी, आपके पास आऊंगी, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। तो शांत कर लो, ये गलत तरीका है, मैं बीच में नहीं बोला। जी बोलिए। इन्होंने कहा था 8 अक्टूबर को जैसे ही रिजल्ट आया, इन्होंने कहा कि हम किसान को एमएसपी देंगे। आप ग्राउंड रिपोर्ट चेक कीजिए ना, क्या किसान की धान बिकी 3100 में? जब 3100 रुपए की बात आती थी तो ना तो सरकार की एजेंसी सामने आई, ना वो सेलर सामने आया। और जब उसको नमी का बहाना लगा के निकाल दिया जाता था, जब उसकी धान 2000 में बिकती थी, तो प्राइवेट डीलर भी आ जाता था, मिल वाला भी आ जाता खरीदने के लिए, सब आ जाते थे। किसान लूट लिया। 3100 रुपए की फसल 1800 रुपए में लुट गई उसकी। डीएपी के लिए उसको लाइन में लगना पड़ रहा है। अभी तो डीएपी की हालत है, अभी आगे यूरिया देखना आप क्या होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये डंकापति लंकापति जो है, इन्हें 10 साल हो गए, ये कहते हैं हमने अर्थव्यवस्था मजबूत की है, 70 साल का हिसाब मांगते हैं। कभी किसी चैनल ने इनसे पूछा है कि भाई पिछले 10 साल के अंदर ये देश कृषि प्रधान देश है। इस विश्व के अंदर हर देश की अलग अलग इकोनॉमी है। भारत कृषि प्रधान देश है और यह 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। क्या पिछले 10 साल के अंदर पूरे देश में एक भी खाद बनाने का नया कारखाना खुला? एक भी खुला हो? हाँ, मैंने एक चीज जरूर देखी कि आपने देखा होगा कि बहुत से शहरों के अंदर कोई पार्क बना 40 साल पहले, और उसकी अगर लंबे टाइम तक मेंटेनेंस नहीं हुई तो जीर्णोद्धार के नाम पे कोई दूसरा नेता आता है, अपना पत्थर चिपका जाता है। ठीक है सर, अभी केवल आपने गोरखपुर का एक कारखाना था खाद का, जो 1968 में बना था, और 1990 के अंदर 22 साल बाद उसके अंदर कोई ट्रेजेडी ऐसी हुई कि उसमें अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। अभी सर आपने जनता की संतुष्टि की बात की। देखिए, तीसरी बार सत्ता में बीजेपी आई, युवाओं ने भी वोट किया, महिलाओं ने भी वोट किया, कर्मचारियों ने भी वोट किया, किसानों का जो रोना रोते हैं आप लोग हमेशा, किसानों ने भी वोट किया। इसका जवाब दीजिएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याब क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया, जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई।
मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है और दूसरी मंजिल पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी या उसमें जी जान से हिस्सा लिया, वो सभी हमारी देवताओं के समकक्ष हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक और हिंदू मंदिर में आजादी के परवानों की देवी देवताओं के बराबर दर्जा देकर उन्हें स्थापित किया गया है और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ईदगाह के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। ऐसे में इन लोगों की मानसिकता क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिनकी बदौलत आज हम और आप और विरोधी मुस्लिम समुदाय भी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। मुझे लगता है उन शहीदों का विरोध करना उनकी राष्ट्र विरोधी सोच को दर्शा रहा है। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा चल रही थी विधानसभा सत्र पे और देखिए अब दिनेश अग्रवाल जी आपके पास वापस लौटूंगी। सवाल मेरा ये था, आपने कहा कि जो जनता है हरियाणा की वो संतुष्ट नहीं है। ऐसे में देखिए सभी का वोट मिला, तीसरी बार जो है बीजेपी सत्ता में आई, ऐतिहासिक जीत हुई। सपना जी 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, 2019 के अंदर अल्पमत में आई और 2024 की अगर बात करें तो अभी 2 घंटे पहले की खबर अगर आप लोगों ने काम किया तो बहुमत आनी चाहिए। सुनिए आप सुन लीजिए, अगर बीजेपी अल्पमत में आई ना, हमने तो काम किया नहीं किया वो भी सुन लीजिए, बता रहा हूं मैं। जब हम पिछली बात को उठाते हैं तो आप लोग हमें टोक देते हो। आज महाराष्ट्र में क्या हुआ है, विनोद तावड़े इनके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो होटल के अंदर सरेआम पैसे बांटते हुए पकड़े थे। 3 FIR लॉन्च हुई है। ठीक है सर, हरियाणा पे आ जाइए। आपने खबर उठाई क्या वो? हमने उठाई है खबर और हम खबर भी चला रहे हैं। आप हरियाणा पे आ जाइए फिलहाल। आप सुनिए बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता उस होटल के अंदर घुसे। 5 स्टार होटल था, 5 करोड़ रुपए उसमें बैठ के बांट रहे थे। नाला सोपारा इलाके में वो होटल है। आप शांति रखिए, शांति रख रही है। रामराज जी के बाद हरियाणा की बात करो, हरियाणा का मामला वीडियो दिखाओ, कहाँ पहुंच गए यहाँ पे? वीडियो दिखाओ। दिनेश अग्रवाल जी फिलहाल अब हरियाणा पे बात हो रही है। देखिए मुद्दों को भटकाई मत, वरना बात करने के लिए सर बहुत कई राज्य हैं। अभी फिलहाल अब हरियाणा पे आ जाए। आप इनको नहीं रोकते हैं तो फिर मैं डिबेट छोड़ रहा हूं। रामराज शर्मा जी लौटती हूँ आपके पास, इन्हें अपनी बात पूरी करनी दीजिए। जी दिनेश अग्रवाल जी बोलिए। करानी है तो कराइए, नहीं करानी तो मैं छोड़ दूंगा। विनोद तावड़े इनके जनरल सेक्रेटरी हैं। मुद्दों से सर आप भटक रहे हैं, जाने की बात आप कर रहे हैं, क्या करना है ये बता दीजिए। 5 करोड़ रुपए बांटते हुए हजारों करोड़ रुपए सर हरियाणा पे आइए, महाराष्ट्र के अंदर हरियाणा की बात कीजिए। जिस तरीके से हरियाणा में इन्होंने सरकार का गठन किया है, जनता के मैंडेट को जूते के नीचे इन्होंने कुचला है। इनको इलेक्शन कमीशन ने, ईवीएम ने इनको चुनाव में मैंडेट दिया, जनता ने नहीं दिया। और ये बात मैं आज कह रहा हूं, मैं कहता रहूंगा। 5 तारीख की शाम को 61.19% पोलिंग बताई इलेक्शन कमीशन ने, और वही इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें कहा 61.19% पोलिंग। और 7 तारीख आते आते उनकी पोलिंग 67.94% हो गई।
7% अरे वोट जो जहाँ बढ़ा, हार गए 14 लाख जाते हो ना, वोट, हार जाते हो। 14 सारा लाख ठिकरा वोट अपनी पूरे हरियाणा में ईवीएम पर वोट देते बढ़ाकर हो। जो बेईमानी करी इन्होंने। सारी झूठ बोलते लेकिन हो। बात यह है ना, ये 20 मिनट तक भाषण देते रहे, डंकापति और लंकापति। हम नहीं बोले कि बोल लो तुम्हें जो बोलना है, बिल्कुल जो नहीं, इनका बोलना है बच्चा बजा नहीं ठीक है, डंका। राम राजेश शर्मा जी लौटती हूँ, अरे जल्दी से अपनी बात पूरी लेकिन कीजिए जब दिनेश अग्रवाल जी, देखिए समय की बहुत कमी है। पूछता था क्या, एक साइड में बैठा दिए जाते और उसमें एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता, वहां पे तलाशी हुए तो पगड़ी तक उतरवा दी थी आपके टाइम में, याद नहीं आपको? अरे आज रसिया का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, जर्मन का चांसलर, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऐसे मिलते हैं जैसे भगवान से मिल रहे हो, जैसे देवता। कितनी चेंजिंग आ गई है बताइए आप? ये क्यों नहीं बोलते आप? आपके टाइम में क्या होता था? एक साइड में बैठा दिए जाते थे। सिंह साहब बैठिए, आप चाय पीजिए, बिस्कुट खाइए, मौज लीजिए। आज आपने देखा है जहां दो महाशक्तियों का युद्ध चल रहा है, दोनों ने रिक्वेस्ट किया है, यूक्रेन ने भी और रसिया ने भी, कि मोदी जी इसको रुक। जी राम राजेश शर्मा जी जवाब दे रहे थे, बताइए। आप सारी झूठ बोलते हो, यहाँ पे झूठ बोलने की फैक्ट्री लगा रखी है आपने, छोड़ के भाग जाते हो। कहने के लिए तो कुछ है नहीं आपके पास में। जी राम राजेश शर्मा जी, अब देखिए इन लोगों की तरफ से भी सवाल उठाया गया है। आज जो है विधानसभा सत्र के आखिरी दिन में विधायक आदित्य चौटाला ने बोला है कि 100-100 गज के प्लॉट का देखिए मुद्दा उठाया और कहा है कि गरीबों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं जो है उनमें कमी है। इसका जवाब दे दीजिए। अनुसूरा भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। जी राम राजेश शर्मा जी। जी अनुसूरा जी, आपके पास लौटना चाहूंगी। देखिए कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ देखिए आज बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया, डेंगू का मुद्दा उठाया गया, साफ सफाई का भी मुद्दा उठाया गया और ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री ने ये बयान दे दिया कि घर घर जाकर सफाई की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सफाई रखें, खाद की भी पर्याप्त मात्रा है, कहीं भी कोई कमी नहीं है। इसके बाद भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जी की घर घर जाके सफाई तो भाजपा ने कर दी है जी। हर घर तक भाजपा पहुंच चुकी है, हर जेब तक पहुंच चुकी है। और ये जो फैमिली कार्ड बन रहा है, कभी कोई कार्ड बन रहा है, कभी इनकम पूछी जा रही है, ये लोगों की जेब तक तो पहुंच चुके हैं। रही बात डेंगू की, सफाई की, सफाई भी कर दी है हर घर में। डेंगू के लिए जनता तो जागरूक है, लेकिन जैसे इन्होंने हमारे विधायक जी ने आज सदन में सवाल उठाया कि कॉलोनियों में जो गांव के अंदर गरीब लोगों के लिए प्लॉट काटे गए हैं, वहां बेसिक सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, 2.5 फुट गहरी जमीन है मकानों के आगे। वहां अगर बरसात का पानी इकट्ठा होता है तो जनता उसे साफ थोड़ी करेगी। जोहड़ अगर सड़ रहे हैं, बदबू मार रहे हैं, तो जनता साफ थोड़ी करेगी। ये सरकार का काम है। इन्होंने जो किया है, इनके मंत्रियों का ध्यान जो है भाजपा का, वो तो है कॉलोनियां काटने में। अगर यकीन ना हो भाजपा प्रवक्ता को तो एक दिन आए, मैं निमंत्रित करती हूँ और आपको साथ लेके चलूंगी, दिखा के लाऊंगी कि आपके मंत्रियों ने कितनी सैकड़ों की संख्या में कॉलोनियां काटी हैं। कॉलोनाइजर हैं भाजपा के मंत्री, दबा के पैसा कूट रहे हैं। और ये जो इन्होंने, ये जो डिबेट शुरू होते ही रट्टा लगाते हैं, इनका एक रटा रटाया है कि हमने बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार दे दिया। ग्रुप डी की नौकरी, जिसकी एक मामूली, सुनिए मैं आपके बीच में नहीं बोलती, आप भी सुनिए। ग्रुप डी की नौकरी जिसके अंदर बहुत मामूली तनख्वाह होती है, पेंशन है नहीं, और उस तनख्वाह से कोई बच्चा शहर के अंदर, पूरे हरियाणा के किसी भी शहर के अंदर एक घर बना के पूरी जिंदगी में एक प्लाट लेके दिखा दे। ये हालात है महंगाई के। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 जरूरतें होती हैं। जिन्होंने नौकरियां पाई हैं, जिन्होंने पढ़ाई करके और जो नौकरी में आए हैं ग्रुप डी की नौकरी में, रोटी और कपड़ा तो उनके पास था जनाब, वो भाजपा का दिया हुआ नहीं है। रोटी तो हर कोई खाता है देश में, और कपड़े सबके पास है। तीसरी चीज बचती है, मूलभूत चीज मकान, वो भाजपा देने में सक्षम नहीं है। जो लोग ग्रुप डी नहीं, ग्रुप सी या बी की नौकरी भी कर रहे हैं ना, वो उनकी भी पूरी जिंदगी निकल जाती है लोन उतारने में। और अगर वो कोई छोटा सा, मतलब एक गुजारे लायक 50 गज की जमीन भी लेते हैं कहीं, तो ये महंगाई भाजपा ने करी है।
और इनके मंत्रियों ने करी है, जो कॉलोनाइजर हैं, कॉलोनियां काटते हैं और पेट्रोल पंप को दुनिया जान के उन्होंने बना लिए हैं। मतलब भू माफिया भाजपा में है, 10 साल में बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने काम किया है गांव में। मैं गांव के नाम बता सकती हूँ, क्योंकि मैं हिसार जिले से हूँ, तो मैं हिसार जिले के गांव के नाम बता सकती हूँ कि ऐसे ऐसे गांव हैं 10-10, 15-15 साल से कॉलोनियां कटी हुई हैं, पिछली सरकारों में कॉलोनियां कटी हुई हैं, रजिस्ट्रियां लोग घर पे ले बैठे हैं, लेकिन कब्जे नहीं दे रहे गरीब लोगों को। और कौन नहीं होने दे रहा कब्जे? इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के नेता। ठीक है, आती हूँ राम राजू शर्मा जी। वोट बैंक की राजनीति है। तो ये मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों ही पार्टियां, दोनों नेशनल पार्टियां, बंटी बबली, ये वाहियात मुद्दों पे बहस करते हैं, चैनल का टाइम खराब करते हैं। असली बातों पे तो विपक्ष की बोलने की हिम्मत ही नहीं है। और कांग्रेस इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि खुद कांग्रेस ने अपने राज्य के अंदर किसानों की एनसीआर में बहुत सस्ते भाव में जमीनें खरीदी, अरावली बेची, तो वो किस मुंह से बोले? वो बात है ना, छाल तो बोले, छाले नहीं क्या बोले। कांग्रेस तो खुद दोषी है, किसानों की जमीन हड़पने की दोषी है, प्रॉपर्टी डीलर के नाम से मशहूर है हुड्डा साहब तो। लेकिन हम तो बोलेंगे ना, हमने में मुद्दा उठाया है कि जो गरीबों के निवास की व्यवस्था है, जो कि पिछली सरकारों में हुई है, आपने तो कुछ किया नहीं। आपने तो सिर्फ फैमिली आईडी, फलानी आईडी, ढिकड़ी आईडी, कागज ही दिए हैं जनता को और उनकी जेबें ही टटोली हैं। लेकिन जो पुराने प्लाट, और हालांकि वो सरकार ने भी क्या दिए हैं, गांव की ही जो पंचायती जमीन होती है, जो जिसका मालिकाना हक गांव का होता है, गांव की पंचायती जमीनों में जो प्लाट काटे गए, उसमें सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तक देने में असमर्थ ये सरकार पिछले 10 साल से तो रही है। इनके पास तो मतलब गैर जरूरी बातें होती है, माननीय, अतुलनीय, हमने विश्व में डंका बजा दिया, यूक्रेन पहुंच जाते हैं, कभी यूक्रेन छोड़ो, कभी हिसार आओ, कुछ दिन तो गुजारो हिसार में, गुजराती हो तुम। आप लोगों को हम दिखाएंगे हकीकत क्या है हरियाणा की। इन्होंने सिर्फ पोलराइजेशन करके, और इनके अब की बार सूत आ गई, कुछ हुड्डा साहब की मेहरबानी है भाजपा की सरकार बनवाने में। हरियाणा के अंदर आज भी 60-65% वोट भाजपा के विरोध में ही पड़ा है, ये भाजपा को याद रखना चाहिए। और ये मैं तो कहूंगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि कांग्रेस की नाकामी है कि विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाए, अहंकार में थे कि हम तो अकेले ही सक्षम है, हम तो अकेले ही सक्षम है। सक्षम तो नहीं थे, बस ये चाहते थे कि भाजपा रिपीट हो जाए तीसरी बार, और इन्होंने ये, हुड्डा साहब ने ये, मैं कहूंगी, रिकॉर्ड बना दिया। मुबारक हो हुड्डा साहब को, ये रिकॉर्ड हरियाणा को भुगतना पड़ रहा है, जो मैं कहूंगी करनी है हुड्डा साहब की। और विपक्ष के तौर पे हम तो अपनी आवाज उठाएंगे, हर मुद्दे पे उठाएंगे, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है। 15,000 बच्चों को, 16,000 बच्चों को ग्रुप डी की नौकरी देके, जिसमें पेंशन तक है नहीं, और ये पूरे हरियाणा में उसको जितनी नौकरियां, 15,000 नौकरियां दी हैं, तो 15,000 बार गीत भी गा चुके हैं। मैं इनको पहले भी कहती हूँ कि बिना पर्ची, बिना खर्ची के साथ बिना चर्ची भी जोड़ दो, इतनी चर्चा। अभी 1,20,000 कर्मचारियों को भी पक्का करने के लिए बात की गई है, मुख्यमंत्री ने कहा है। जी, मैं आपको एक सच बताऊं तो इन्होंने ये जो अब नौकरियां लगाई हैं ग्रुप डी की, अभी तक जो काम कर रहे थे कर्मचारी, क्या उनको हटाया जाएगा या काम ही नहीं हो रहा था? ये जवाब दे मेरे को भाजपा प्रवक्ता कि अभी तक वो काम जो अब कर्मचारी करेंगे वो कौन कर रहा था? या तो काम ही नहीं हो रहा था 10 साल से, या उनको जो कच्चे लगाए हुए थे कौशल के थ्रू या जैसे भी, उनको हटाएंगे। ये तो पागल बना रहे हरियाणा को। मैं कहती हूँ अगर चैनल, यहाँ तो हमारी मजबूरी है, चैनल के हिसाब से बोलना पड़ता है, आमने सामने कभी पब्लिक के बीच में आए, इनकी बखियां उधेड़ने का काम हम करेंगे। इन्होंने कोई रोजगार भी नहीं दिया, सत्य तो ये है। कच्चे को पक्का कर दो, पक्के को कच्चा कर दो, तनख्वाह इतनी है जितनी महीने की न्यूनतम मजदूरी जोड़ो तो वो बन जाती है। क्या नौकरियां दी हैं? नौकरियां देने वाली सरकारें तो थी पिछली, नौकरियां तो दी गई थी, गरीबों को हक तो दिए गए थे। ताऊ देवीलाल की पार्टी में जब हमने गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी थी, इन्होंने तो कौशल रोजगार लाके पिछड़े और वंचितों की नौकरियां, आरक्षण तक खा लिया है।
और इन्होंने ये एक तरफ हरियाणा के अंदर तो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने एससी वर्ग का भी जो एससी समाज हमारा है उसका भी वर्गीकरण कर दिया है। इन्हीं के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है। तो दलित समाज को आप क्यों बिखराव कर रहे हो, उनका क्यों वर्गीकरण कर रहे हो? वो बटेंगे तो कटेंगे नहीं क्या? इनकी राजनीति बांटने की है। जहां पे धर्म के नाम पे टूट करता है वहां धर्म के नाम पे बांटते हैं, जहां जाति के नाम पे बांटना टूट करता है वहां जाति के नाम पे बांटते हैं। चलो टाइम लगेगा लेकिन जनता को समझ में आएगा कि समाज, देश, राज्य सभी से मिलके चलता है। और जो इनकी ये इनके तो शर्मनाक है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री ये बयान देता है कि ठीक है अनुसुरा जी, आपके पास लौटूंगी। देखिए कई मुद्दों को आपने सामने रखा। रामराजी शर्मा जी जवाब दे दीजिए। देखो, इनकी अनु जी की एक एक बात का मैं जवाब दूंगा जी। इन्होंने सबसे पहले बात करी एससी वर्ग में आरक्षण के वर्गीकरण की। बटेंगे तो कटेंगे नहीं क्या? जी एक एक करके सारे जवाब दे रहे हैं। जी बोलिए रामराजी शर्मा। आवाज आ रही है अनु जी? इन्होंने इन लोग प्रवक्ता जी ने बात करी ऐसी वर्ग जी। आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। सबको आवाज जा रही है जी, सबको आवाज जा रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, ऐसी वर्ग में वर्गीकरण की बात इन्होंने करी। अरे शोषित समाज को, वंचित समाज को, जिन्होंने आज तक अपना हक नहीं मिला, ये डीएससी समाज की बात कर रहा हूं मैं, उनको हक दिलाने का काम किया। इसमें 36 जातियां थी, 36 उनको उनका हक दिया है। इस बात के लिए तो आप लोगों ने बधाई देनी चाहिए। भाई उनको उनका हक दिलाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने शोषित समाज की बात सुनी। आज से पहले तो किसी ने सुनी ही नहीं थी। ये तो वंचित समाज था, 36 बरादरियां डीएससी समाज, और वो जींद में बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके माध्यम से हार्दिक आभार भी प्रकट करेंगे। दूसरा, ये कौशल रोजगार नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बढ़िया काम किया, मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं, ये बहुत अच्छा काम किया है। अरे पहले ये कौन थे ये लड़के, ये जो इसमें है, ये कौन है? ये इसमें जो कौशल रोजगार निगम में, ये वो हैं जो ठेकेदारी प्रथा में थे। इन्होंने ठेकेदारी प्रथा के अंडर रखे थे। हमने कौशल रोजगार निगम बनाया जी, उसके अंडर 1,20,000 के करीब ये बच्चे लिए और इनको रिटायरमेंट तक जॉब की गारंटी दी एक विधेयक लाकर, और अन्य जो संविदा कर्मचारी हैं उनको भी जॉब की रिटायरमेंट तक गारंटी दी। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और दूसरे दल के नेताओं ने भी इस नेक काम के लिए। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं और आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन था जिसमें बहसबाजी की गई। इसी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से देखिए रोजगार को लेकर, डेंगू को लेकर, साफ सफाई को लेकर भी कई सवाल उठाए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र समाप्ति के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जनता का जो है धन्यवाद किया, बहुमत दिलाने के लिए जनता का धन्यवाद किया और इसी के साथ साथ उन्होंने आज 6 विधेयक पारित किए और इसी के साथ साथ हरियाणा वासियों को जो संकल्प पत्र में पुट डाउन था वो सबको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी को बताया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।